टॉपिक बाकी है जिसका नाम है RFA, दैट इज रेंट फ्री अलाउंस। इसको कई जगह पे बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। मोस्ट प्रोबेबली अपन को इस नाम से ही इसको पहचानना है, जो ये है रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या है, तो अपने सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो मैंने बोला रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है कि जिसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर बोले तो आपका जो मालिक होता है, वो आपको दे देता है एक रहने के लिए होम, हाउस या क्वार्टर, कि आप भैया एक आराम से आप अपने परिवार के साथ में इस जगह पर रहो, खाओ पियो ऐश करो, और आपको कोई रेंट नहीं देना, और रेंट देना है तो भी बहुत ही कंसेशनल रेंट देना है। कंसेशनल बोले तो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही मिनिमम से आपका रेंट आएगा, वो आपको यहाँ पे अपन को पे करना पड़ेगा बस। तो अपन को बस यही देखना है कि जब मैं रेंट नहीं दे रहा और मेरे को एक हाउस तो मिल रहा है, मतलब मैं एक वैल्यू तो कोई एक चीज से डिराइव तो कर रहा हूँ, और वही है इसके लिए ये बन जाता है अपना परक्विजिट। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ फैसिलिटी मिल रही है और इस फैसिलिटी की कोई वैल्यू है जो मैं डिराइव कर रहा हूँ। अब मेरे को इसकी टैक्सेबिलिटी देखनी है कि कितना मेरे हाथ में इस पे टैक्सेबिलिटी आएगी। बस मेरा मेन टॉपिक यही होना चाहिए। अब अपने सबसे पहले तो देखते हैं कि RFA अपन को मिल कैसे कैसे सकता है। तो मैंने बोला अपन को RFA मिल सकता है, सबसे पहले तो अपन को दो क्राइटेरियाज में डालना है। एक तो आता है अनफर्निश्ड और एक आता है फर्निश्ड। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो अनफर्निश्ड की बात करते हैं। तो भी अनफर्निश्ड में भी सबसे पहले अपने पास में आता है कि आप ये बता दो कि आपका एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है। आप हमारे सबसे अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इसमें तो आपके भाग फूट गए। इसका तो सिंपल है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो एकदम सिंपल है, लाइसेंस फी, और स्पेलिंग देख लेना उसके लिए माफ करना मेरे को। लाइसेंस फी मतलब लाइसेंस फी क्या होती है, गवर्नमेंट का जो क्वार्टर होता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनका एक क्वार्टर मिलता है या फिर होम कह दूं, उसके लिए क्या होती है, इसके लिए एक लाइसेंस फी होती है। लाइसेंस फी प्रेस्क्राइब्ड होती है। अगर लाइसेंस फी है लेट सपोज 10,000 रुपीज पर एनम, उसमें से माइनस कर देना एनीथिंग रिकवर्ड। ये एग्जाम्पल है, हाँ ये 10,000 वाला, ये कोई वो ओरिजिनल अमाउंट नहीं है। अपने लिए फॉर्मेट तो ये है, ये लाइसेंस फीस वाला, लाइसेंस फीस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, लेट्स सपोज रिकवर्ड 1,000 रुपए, तो ये अपने बन जाएंगे 9,000 रुपए टैक्सेबल। पर मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे क्या है, अपने पास है लाइसेंस फी लेट सपोज 1,00,000 रुपए, ये सब गिवन होगा, ये अपन को निकालना भी नहीं है, सब गिवन होगा, और यहाँ पे रिकवरेबल है 0, तो ये 1 लाख के पूरे 1,00,000 रुपए ही टैक्सेबल हो जाएंगे। तो सिंपल सा अपने पास यही है कि जो भी आपके पास लाइसेंस फी दी हुई है वो आप ले लेना, लेस एनीथिंग इज रिकवर्ड दैट इज टैक्सेबल। ये तो सॉर्टेड सीन होते हैं, या तो एकदम मतलब, और लाइसेंस फीस मतलब गवर्नमेंट की इतनी मिनिमम होती है जिसमें अपने खुद ही शर्मा जाए कि है ये क्या था भाई। अब अपने आते हैं नॉन गवर्नमेंट पे। नॉन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, आपको अकोमोडेशन दी जा सकती है 3 टाइप से। किस टाइप से? 3 टाइप से, जिसमें से पहला है कि जो RFA मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन है, वो आपका जो घर था, मतलब जिस घर में आपको रुकाया गया, वो था ओन्ड। वो भी ओन्ड किसका? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है। या फिर अपना हो सकता है कि वो जो घर था वो एक्चुअली हायर्ड ही था, मतलब हायर्ड बोले तो वो अपना जो एम्प्लॉयर था वो उसने भी खुद ने रेंट पे ही लिया था और फिर अपन को ऐसे फ्री में रहने के लिए दिया है। इसने रेंट पे लिया था, ऐसा लिख देना भाई, हिंदी लिखना ही चाहिए भाई, प्राउड लैंग्वेज है अपनी। ऐसा। और थर्ड हो सकता है अपने लिए
कि भैया उसने हमको होटल में ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी-अभी समझ ले मैं पहले था दिल्ली और अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया है मुंबई के अंदर। अब मुंबई के अंदर भी अगर मेरे को समझो रहना है, मेरे को कोई दूसरा घर भी देखना है, तो वो बोलते हैं कि आप एक काम करो ना, आप थोड़े दिन आप होटल के अंदर रहो हमारे पैसों पे, तब तक आप अपना घर देख लेना, कुछ देख लेना, फिर आप शिफ्ट हो जाना। पर मेरे को ऐसा तो है नहीं कि जब तक मैं घर देख रहा हूँ, तब तक मेरे को काम नहीं पड़ना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, इसके लिए आप होटल में रहिए शांति से और हम आपको आराम से मतलब अपने देख लेंगे कि आपको कहाँ पे रहना है, क्या करना है, वो सब। तो अब अपन को ये देखना है कि ये सारी जो टैक्स मतलब ये सारी जो सिनेरियो है अपने पास में, इन सब में टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? तो मैं कहता हूँ सबसे पहले है ना अपने लेते हैं ये वाला, क्या लेते हैं ये वाला कि आरएफए है, उसमें भी अगर ओन्ड है एम्प्लॉयर का तो कैसा आएगा? तो है ना इस डायग्राम में आता है ना जो मैंने तुमको दिया है, तो तुमको चेक करना पड़ेगा दो चीज। इसमें क्या है, इसमें आया अमेंडमेंट, इसके लिए मेरे को ये सर दर्द लगता है। क्या लगता है? सर दर्द। क्यों? इसके अंदर अपन को है ना दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है अलग अलग। तुमको सबसे पहले चेक करनी है पॉपुलेशन कि तुमको जो घर मिला है ना वो कहाँ मिला है, वो किस जगह पे मिला है, वो किस सिटी में मिला है और सिटी की पॉपुलेशन क्या थी। तो मैंने बोला सिटी की पॉपुलेशन अगर 10 लाख ही है, मतलब एकदम एकदम कम है, सिर्फ 10 लाख ही आपकी पॉपुलेशन है, तब तो आपकी सैलरी मतलब आपकी जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो आएगी सिर्फ 7.5% ऑफ सैलरी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ सिर्फ 7.5% आपकी जो सैलरी होगी। सैलरी का मतलब अभी भी नीचे देखेंगे, ये स्टार मार्क कहता है अपने हमेशा के लिए कि आपकी जो भी सैलरी आएगी उसका 7.5% अपना टैक्सेबल हो जाएगा एज इन परक्विजिट। कि आरएफए का जो परक्विजिट है वो है आपका 7.5% ऑफ सैलरी। वहीं पे अगर आपका 10 लाख से 25 लाख है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डेटा अपन को दिया हुआ होता है, वही अपन को लेना होता है। पॉपुलेशन है 10 लाख से 25 लाख के बीच में, तो अपन को लेना है 10% ऑफ सैलरी। कितना लेना है? 10% ऑफ सैलरी। यहीं पे अगर अबव 25 लाख अगर पॉपुलेशन है तो अपन को लेना है 15% ऑफ सैलरी। पर इसमें माजरा क्या है, ये कहता है इस दिन से आ गया अमेंडमेंट। क्या आ गया? अमेंडमेंट। कब से? 31/8/2023, यानी 1 सितंबर 2023 से इसमें आ चुका है एक अमेंडमेंट। क्या? कि अगर जैसे समझते हैं, अब मैं तो पूरा एनुअल मतलब पूरा साल अप्रैल से लेके क्या बोलते हैं इसको अपने हाँ अगले मार्च 2031 तक रहा था इस पूरे घर में आरएफए से, मतलब रेंट फ्री अकोमोडेट में था। यहाँ तक तो क्या थे, यहाँ तक तो ये वाले रेट लग रहे थे। कब तक? 31/8 तक। पर इसके बाद से क्या होगा, ये पीरियड के लिए अपना कैलकुलेशन इस रेट से होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एकदम सही में ये तो निर्मला ताई ही लाई है, निर्मला ताई लेकर आई, मतलब इन्होंने रेट्स कम कर दिया अपने, मतलब टैक्सेबिलिटी इन्होंने कम कर दी, रिलीफ दिया है लोगों को। रिलीफ देने के चक्कर में क्या हुआ, अब अपन के लिए दो कैलकुलेशन हो गई। अगले आने वाले सालों से मतलब समझ जो नेक्स्ट पी एवाई होगा, जो अपना नेक्स्ट पीवाई होगा, नेक्स्ट जो पीवाई होगा 24-25, वो तो यही रेट फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग तो इस केस में ही आ रहे हैं। एक मिनट रुकना, एक सेकेंड। हाँ, तो अपना पर अपना ईवाई क्या, अपना जो पीवाई है ना वो भाग फूट के अपना आ चुका है 23-24। तो इसमें अपन को ये वाला रेट भी लेना है, ये वाला रेट भी लेना है। इसमें क्या करना है, अपन को टाइम डिवाइड कर देना है। कैसे? अप्रैल से लेके 31/8 तक इस रेट पे कैलकुलेशन मारना, और इसके जो आगे वाला टाइम होगा ना टिल द मार्च 31 उस पे ये वाले रेट से कैलकुलेशन मारना। अब ये क्या यहाँ पे मतलब चेंज क्या क्या हुआ है, मैं तो बोल दिया भाई। सबसे पहले तो भाई इधर पॉपुलेशन चेंज हुई है। क्या हुई है? पॉपुलेशन चेंज। पहले अपने सिर्फ 10 लाख तक देख रहे थे, अब देखना कि क्या आप लेस देन 15 lakhs में हो तो 5% ऑफ सैलरी, सिर्फ 5% ऑफ सैलरी इज योर परक्विजिट। अगर आप यहाँ पे 25 लाख से 40 लाख में हो तो 7.5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, और अबव 40 लाख हो तो 10% ऑफ सैलरी। अब मेरे से बिल्कुल आशा मत करना कि कोई तरीका बता दो इसको याद करने का, मेरे पास भी नहीं है। याद तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि आरएफ इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन बीकॉम। ये ईयर आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि भाई ये
भाई हो चुका है, दिस हैज बिकम हार्ड, क्योंकि भाई दो अलग रेट है, उसको तुमको डिवाइड भी करना है, कैसे, टाइम के बेसिस पे, और तुम पॉपुलेशन का डेटा भी याद होना चाहिए। कितने मार्क्स का है आता है भाई, मतलब ऐसे पर्टिकुलरली आरएफए कोई मार्क्स का नहीं आता, ये क्वेश्चन के साथ ही आता है, कि मतलब ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन के पार्ट के अंदर ही आ जाता है। जैसे मैं तेरे को क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ ना, इतना माथा ही क्यों फोड़ू मैं किसी से। ये देख, दिस इज व्हाट इट इज, ऐसा आता है क्वेश्चन में। ये पूरा एक क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन के एक पार्ट का एक लाइन है बस, ये अनफर्निश्ड फ्लैट प्रोवाइडेड एट दिल्ली एट नॉमिनल रेट ऑफ 3,500 पर मंथ, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज इतना। इसका क्या मतलब हुआ, अपना है ना ये वाला बात कर रहा है ये वाले केस का, कि हायर्ड वाले केस में, कि एम्प्लॉयर खुद रेंट देता है उसका, उसने रेंट पे लिया हुआ है, इसका ये केस था। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन होंगे, जैसे समझ दूसरे कोई क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कोई आरएफए है। हाँ ये रहा, एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड इन द रेंट फ्री अकोमोडेशन विच कंपनी रिक्वायर्ड टू पे 15,000, ये भी वो वाला है अपना, क्या बोलते हैं, रेंट पेइंग वाले सिचुएशन में है, ये एक्चुअल हायर चार्जेस से जाता है, ठीक है। ये अलग केस है, मतलब ऐसा कहीं ना कहीं आरएफए आएगा, और आरएफए आता है मतलब ऐसा, सिर्फ एक पूरा क्वेश्चन है, उसका सिंगल एक पार्ट ही है, वो आरएफए है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, वरना फिर क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्या कर लेंगे। और ये जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे दूसरे दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन की, तब तक ये नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिस ही नहीं है, अपन ने बस देख लिया कि हाँ एक भाई बढ़िया वीडियो से चल रही थी कुछ गूगल मीट के ऊपर, बस देखिए चल गए आगे अपने, तो वैसे नहीं होगा। फिर अपने लेते हैं ये, कि अगर अबव 40 लाख आपकी पॉपुलेशन आ रही है, तो ये है 10% ऑफ सैलरी। इधर हाईएस्ट पहले 15 तक जा रही थी, इसमें हाईएस्ट ही 10 है, तो इसमें मेरे लिए रेट क्या है, 7.5%, 10% और 15%। और इसमें मेरे लिए जो रेट है वो है 5%, 7.5% और 10%, ठीक है। हाईएस्ट इसमें 10 है, हाईएस्ट इसमें 15 है। और अब इसको बस तुमको याद करना पड़ेगा पॉपुलेशन के हिसाब से, और कुछ नहीं, मतलब है बहुत ही इजी, बस तुमको याद करना पड़ेगा, एफर्ट तो लगेंगे। पॉपुलेशन कैसे, पहले तो तुम्हें देखना डेट, कि तुम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, फिर डेट के हिसाब से तुम याद रखना पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन है 10 लाख से कम, 10 से 25, और 25 से ज्यादा। फिर तुम इधर देखना डेट, 1 सितंबर की बात की, 15 से कम, 15 से 40 और 40 अबव, ठीक है। फिर रेट, मेन तो एक्चुअली तो पॉपुलेशन याद होना चाहिए, कि भाई पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या था, 10, 25, 25 ऊपर, ऐसे याद रखना, 10, 25, 25 ऊपर, इसमें 15, 40, 40 ऊपर, ये उसके बाद में बस रेट ही तो याद रखना है, 5, 7.5, 10, 7.5, 10, 15, है इजी, बस थोड़ा सा टीडियस हो सकता है लर्निंग पर्पज से, बस। और ये क्या है, ये है मेरा, ये जो मेरा डायग्राम था ये उसका दूसरा हाथ है, अपन ने इसको डिस्कस कर लिया, ये हो गया। अब अपने बात कर रहे हैं हायर्ड की, हायर्ड का क्या मतलब, उसने रेंट पे लिया हुआ है, तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी वही है कि भाई इसमें अमेंडमेंट दे दी इन्होंने फुल टेक के। पहला तो टाइम से डिवाइड करना, कि ऐसा 2 टाइम होता है। और परक्विजिट कैसे कैलकुलेट होगा, इसने बोला या तो लीज रेंट, लीज रेंट मतलब जैसे वो आ नहीं रहा था, कि कंपनी को 15,000 रुपए पर मंथ देने पड़ रहे हैं, कंपनी को 10,000 रुपए पर मंथ देने पड़ रहे हैं, वो हो गया अपना लीज रेंट। आइदर लीज रेंट और परक्विजिट विच एवर इज लोअर, ठीक है। मतलब इस ये चीज तो बढ़िया है, या तो मतलब तुम्हारा परक्विजिट आ सकता है हाई, या तो
मतलब पहले परक्विजिट और लीज रेंट दोनों निकालना, दोनों को कंपेयर करना, और जो भी लोअर होगा वो लोअर टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या परक्विजिट क्या है, परक्विजिट है 15% ऑफ सैलरी अगर आप 1 सितंबर से पहले हो तो, और अगर 1 सितंबर के बाद हो तो हमारी निर्मला ताई ने अपने लिए एक रिलीफ दिया है, जो परक्विजिट का परसेंटेज है वो कम कर दिया गया है। तो सिंपल एक चीज तो ये है कि 1 सितंबर और उससे पहले, इससे पहले रेट है हाई, इधर है रेट हाई और इधर है रेट लो। तो इस चीज पे तो याद नहीं रखना कि कौन सा रेट कहाँ जा रहा था। अब तो अपन को ये याद रखना है कि कौन से रेट थे। तो मैंने बोला 15%, 10%, 15 एक तारीख से पहले और 1 तारीख के बाद 10%। 10% ऑफ, बार बार अपने एक चीज देख रहे हैं जिसका नाम है सैलरी, 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 सैलरी और सैलरी। तो सैलरी बोले तो क्या, इसका सबसे शानदार डेफिनेशन है सैलरी की, सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। मतलब तुमको जो मिले सब टेक दो। वापस बोलो, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ये है इसका। बस इसमें ये याद रखना कि सी कोई सा भी, डी कोई सा भी, बस अपन को मतलब टोटल सैलरी लेनी है कुल मिला के। अगर मैं बात करूँ तो इसमें सैलरी का मतलब है बोनस प्लस डीए प्लस बेसिक प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ हो? अब एक चीज और देख लेते हैं पहले होटल की, फिर अपने फर्निश्ड की तरफ जाएंगे। होटल के अंदर फिर ये देता है 2 केस। इसमें तो वो बात फिक्स है कि भाई दो बातें होगी कि पहला, अगर अप टू 15 डेज है, कैसा है अप टू 15 डेज, कि आपको होटल में रखा गया 15 दिन या उससे कम के लिए, तब तो जीरो, नो टैक्स, एकदम मजे से वो 15 दिन काट के आना, मतलब एकदम ऐशो आराम की जिंदगी लेना। पर पर क्या हुआ, पर आपसे हो गई गलती, आप रह गए 15 डेज प्लस, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको होटल में ही रख दिए वो लोग। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, मैकेंजी के काम कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। 15 दिन प्लस रह गए, तो इस केस में टैक्सेबल होगा एक्चुअल, नहीं एक्चुअल भी नहीं है इसके अंदर, तो एक्चुअली वो होगा टैक्सेबल होगा, ये होता है 24% ऑफ सैलरी, बस डायरेक्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, आपको होटल में रखने के लिए कुछ आपसे पैसे ले लियो, वो माइनस कर देना, वरना यही है। और सैलरी बोले तो बेसिक प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो सबसे इजी केस तो क्या है, हायर्ड बहुत इजी है, होटल बहुत इजी है। माथा खराब होता है ओन्ड में, ओन्ड में भी माथा खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या है, 3 रेट है। क्या, कैसे कैसे रेट है, मैंने बोला ज्यादा ज्यादा रेट है। ज्यादा रेट बोले तो सात स्टार्टिंग है 7.5 से, फिर 10, फिर 15। और पॉपुलेशन की बोलूँ तो 10 से कम, 10 से 25, 25 से ज्यादा। फिर मैंने बोला आ जाओ 1 सितंबर से या उसके बाद से, तो मैंने बोला इसमें पॉपुलेशन भी बढ़ गई पर रेट कम हो गए। पॉपुलेशन कैसी हो गई, बिलो 15, 15 से 40 और 40 से ऊपर। और रेट क्या हो गया, मैंने रेट हो गया कम कम कम। कम कितने, बोले 5, 7.5 और 10। ठीक है, ये तो अपने हो गए रेट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बस दो चीज है, या तो आएगा 15 या तो आएगा 10। इसमें है बिफोर सितंबर, आफ्टर सितंबर, सिंपल। और बड़ा बड़ा लिख देना, सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस
इन सब को जब जोड़ दूंगे तो आपके लिए बनेगी सैलरी फॉर RFA। ठीक है, और इस RFA से फिर वो होगा कि आपकी परसेंटेज निकलेगी 5, 7.5, 10, 15, 24, जो भी रेट लग रहा होगा, ये इनमें से कोई एक रेट लग रहा होगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, ये तो बात थी अनफर्निश्ड होगा तो। अब तो मजे की चीज है, अगर फर्निश्ड फ्लैट मिल गया फिर क्या होगा। तो आओ, वो क्या बोलता है कि कुछ मत करो, इसमें ऐड कर देना, मतलब एक तो लेना अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड से पहले तो वैल्यू निकालना, उसमें जोड़ना फर्नीचर की वैल्यू। क्या जोड़ना? फर्नीचर की वैल्यू। तो फर्नीचर की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने बोला भैया दो तरीके हैं। पहला, या तो वो ओन्ड होंगे फर्नीचर, या तो वो होंगे हायर्ड। हायर्ड है तो क्या होगा? एक्चुअल हायर चार्जेस लेस। लेस कितना? मैंने लेस एनीथिंग रिकवर्ड। ये चीज तो अपने जहन में उतर जानी चाहिए, और ये हो जाएगा इधर टैक्सेबल। और अगर ओन्ड होगा तो क्या, ये अपन को याद होना चाहिए, अगर कोई भी एसेट यूज करने के लिए मिली, यूज करने के केस में होता है 10%। याद है कि नहीं है, कि भूल गए तुम लोग 2 दिन में? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेस एनीथिंग रिकवर्ड, और आंसर आ जाएगा अपना टैक्सेबल। ठीक है, चाहिए, इससे अपना RFA पूरा होता है। अपन को भी बात करनी है फ्री मेडिकल फैसिलिटी की। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी बोले तो क्या, मैंने बोला कि मेरे को कहीं पे है ना, इंडिया के अंदर या बाहर मेडिकल फैसिलिटी तो मिली। मेडिकल फैसिलिटी बोले तो मेरा इलाज हुआ, और इलाज कैसा हुआ? फ्री हुआ। बस इतनी सी चीज है कि भाई मेरा इलाज फ्री में हुआ। तो बस ये क्या है मेरे लिए परक्विजिट है, क्योंकि मेरे को कुछ पैसा नहीं मिला पर मेरे को बेनिफिट मिला। अब वही है भाई, वैल्यू आएगी, टैक्स होगा। बट यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे थोड़ी सी सेंसिटिव मामला है, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है मेडिकल के ऊपर, कि भैया पहले तो तुम उसके रोटी खाने पे टैक्स लगा रहे थे, अब उसके मेडिकल बिल पे भी टैक्स लगाओगे। बोलेंगे हाँ लगेगा, पर किस केसेस में लगेगा? कम केसेस में लगेगा। एग्जाम्प्ट ज्यादा है, टैक्सेबल कम है। तो अपने देख लेते हैं कि कौन से केस है जो एग्जाम्प्ट है और कौन से टैक्सेबल है। तो आओ, हम बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिला एग्जाम्प्ट। हॉस्पिटल ओन्ड था एम्प्लॉयर का, मतलब मुकेश अंबानी का खुद का हॉस्पिटल है, उसमें आपको मिला मुकेश अंबानी के द्वारा एग्जाम्प्ट। हम बोले कि आपका टाटा के अंदर आप काम करते थे, और टाटा का ही हॉस्पिटल है कैंसर का, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, उसके अंदर आपका इलाज हुआ कैंसर का, एग्जाम्प्ट। हम बोले कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल, अप्रूव्ड हॉस्पिटल की लिस्ट हो सकती है भाई, फोर्टिस हो सकता है, या फिर अपना जो मैक्स हॉस्पिटैलिटी है, कुछ भी हो सकता है। कोई अप्रूव्ड नोटिफाइड हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज हुआ, जहाँ पे मतलब क्या होता है, मतलब इनकम टैक्स को भी भरोसा है कि हाँ भाई यहाँ पे सारे कंप्लायंसेस फॉलो होते हैं, यहाँ पे धतिंगबाजी नहीं चल सकती। तो बोले अप्रूव्ड है। क्यों? होता क्या, वरना कोई एक आदमी था ये नाम का, ये था होशियार, ये करता, ये जाता हॉस्पिटल में, ये भाई वहां पे एडमिट हो जाता। इससे इसको मिलती थी दो चीजें। पहला, वहां पे छुट्टी थी, मतलब ऑफिस से छुट्टी मिल जाती, कैसे? सिक लीव लेके। सिक लीव तो अलाउड होती है, उसमें पैसा भी मिलता है। दूसरा, इसको भैया ये फेक हॉस्पिटल के बिल बनवा लेता भाई बड़े चारे। और तीसरा, इसको इसका मिल जाता है रीइंबर्समेंट। और फिर ये क्या, हॉस्पिटल से ये सेटिंग थी, और ये क्या करवा लेता, 50-50 कर लेता, आधा 50 हॉस्पिटल का, 50 इसका। और पांचवा वहाँ, मतलब चौथा, वहाँ की नर्स बहुत सुंदर थी, तो इसके तो भाई 4 काम के एक साथ मजे होते थे। अब इसने क्या किया, इसके लिए बोले कि भाई ऐसे धतिंग वाले हॉस्पिटल नहीं चलेंगे, हमको सिर्फ अप्रूव्ड हॉस्पिटल चाहिए जिसमें ये सारे काम नहीं हो सके, जिसमें कोई फेक बिल नहीं बन सके, ऐसा 50-50 वाला अरेंजमेंट नहीं बन सके। नर्स चलेगी, कोई बात नहीं, माफ करते हैं, दिल भी तो बहनना चाहिए हॉस्पिटल में आदमी का। तो बोलते हैं कि अप्रूव्ड हॉस्पिटल के अंदर ही हम आपका मानेंगे। फिर बोलते हैं इंश्योरेंस के अंदर, अगर आपको इंश्योरेंस स्कीम थी कि भैया आपका जो एम्प्लॉयर था
उसने ही आपको वो दे रखी थी, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, और उसके अंदर आपको रीइंबर्समेंट मिला है या फिर फ्री इलाज मिला है, बोले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्प्ट। ठीक है। अब अपने बात करते हैं टैक्सेबल, कि किस केस के अंदर ये होगा टैक्सेबल। पहले यही तो जानना सबसे जरूरी है। बोले रीइंबर्समेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, बस एक ही चीज है जो टैक्सेबल होगी, वो है रीइंबर्समेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल पे भाई सरकार का भरोसा कम है कि ऐसी चीजें होगी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का आप ध्यान रखें। अगर मान लेते हैं वो अप्रूव्ड हॉस्पिटल हुई तो एग्जाम्प्ट। अगर वो हुई अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल, वो भी प्राइवेट, क्योंकि है ना, अनअप्रूव्ड कौन सी होगी, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती तो एग्जाम था, अगर वो अप्रूव्ड होती तो भी एग्जाम था। पर वो हॉस्पिटल है और अनअप्रूव्ड है, यानी गवर्नमेंट की तो अनअप्रूव्ड हो नहीं सकती, तो ये हुई अनअप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो इसके अंदर ये होगा टैक्सेबल। ठीक है। अब अपने बात करते हैं आउटसाइड इंडिया क्या हो सकता है। भैया मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ उसमें हो सकता है बाहर जाके। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर इसकी सुविधाएं नहीं है। कुछ हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल इशू हो, हमारे डॉक्टर इतने अच्छे नहीं हो। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग तो वो कोटा दे दे के हम लोग डॉक्टर्स को बनाए, तो हमारे पास इतना अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे जो नीट को क्वालिफाई करके आगे बढ़ सके। तो हम लोग को जाना पड़ रहा है फॉरेन, आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया जाने के लिए क्या है, आपको एग्जाम्शन सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे मिलेगी। पहले तो दो लोग को ही मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्शन मिलेगी सिर्फ एम्प्लॉय को और उसके साथ में एक बंदे को जो उसका अटेंडी होगा। मतलब होता है ना कि यार नहीं यार, मतलब मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो बीमार आदमी हूँ, मेरे साथ कोई एक जना और जाएगा मेरे को दिखाने के लिए, मेरे काम करवाने के लिए वो। तो एम्प्लॉई जाएगा, साथ में उसका अटेंडी जाएगा, ये इन दोनों के लिए अलाउड है। दूसरा, इसमें क्या क्या टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब इसमें क्या क्या टैक्सेबल होगा, पहले तो ये बोलते हैं कि ट्रेवल, जो आपका ट्रेवल होगा एयर से, वो टैक्सेबल होगा। वो पर तभी होगा जब आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती होगी 2 लाख से। मतलब टेक्निकली ये सबको बोल रहा है कि सबके लिए ये वो टैक्सेबल है। क्यों? अगर कोई अपना फॉरेन जाके इलाज करवा रहा है तो एटलीस्ट 2 लाख से तो ज्यादा कमा ही रहा होगा। बट इफ सपोज कोई नहीं कमा रहा, 2 लाख से कम कमा रहा है और ट्रेवल करता है, तो उसके लिए फिर ट्रेवल भी एग्जाम्प्ट है। और अगर 2 लाख से ज्यादा कमाता है और ज्यादा कमाता है, भैया आप ट्रेवल का खर्चा अपना खुद से देखें, उसमें आपका टैक्स लगेगा, इसमें टैक्स लगेगा इफ एक्सीड्स 2 लाख। पर एग्जाम्प्ट क्या है? मैंने बोला मेडिकल और रहना। आपका जो भी मेडिकल का खर्चा हुआ था वो एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। और अब वहां पे रहे भी होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा फ्लाइट में वो हो गया इलाज, अब मैं जाऊंगा वहां पे हॉस्पिटल के अंदर रहूंगा, फिर उसके बाद में कई बार हो सकता है कि मैं 1 या 15 दिन के लिए मैं भाई बाहर भी होटल के अंदर भी रुकूंगा। क्यों? क्योंकि भाई डॉक्टर से बार बार दिखाना भी तो पड़ता है कंसल्टेशन के लिए। तो मेरा स्टे स्पेसिफाइड, मतलब जो स्टे है वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा, मतलब उसमें टैक्स नहीं आएगा। पर ये इसकी जो लिमिट्स होगी ना, जैसे इसमें तो लिमिट 2 लाख की दे दी, इसकी क्या लिमिट्स है वो बोलते हैं, वो आरबीआई बताएगा। और आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं बताया। आरबीआई बोलता है अच्छा मेडिकल का काम है, जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमको रहो खाओ पियो ऐश करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आरबीआई कुछ कहता है कि नहीं ये लिमिट रहेगी, तो वो लिमिट सर्वोपरि है। और आरबीआई ये लिमिट्स कहाँ पे देता है, उसका बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आरबीआई अपनी लिमिट्स फैमा एक्ट के तहत देता है। फैमा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत में वो अपनी गाइडलाइंस और ये इशुएंस निकालता रहता है। और एक चीज याद रखना, ये जो इलाज है ये कोई भी ऐसे फालतू चीज के लिए नहीं, कि भाई कॉस्मेटिक इलाज नहीं होने चाहिए ये सब। क्या मेरे को प्लास्टिक सर्जरी करानी थी, क्या है तुम किम कैर्डेशियन थोड़ी हो कि भाई तुमको ऐसे वो नाक वाक अपनी चेंज करवानी है। बोले कॉस्मेटिक चीजों की नहीं चाहिए हमको। दूसरा, कोई भी मतलब ऐसे जो होते हैं जो अननेसेसरी, मतलब ऐसा हो मेरा, जैसे डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। क्या मेरे को ब्रेसेस लगवाने थे, ब्रेसेस लगवाने इज नॉट अलाउड। और क्या करवाना था तुमको, तुमको तुम्हारे जो दांत का था रूट कैनाल, तो हाँ रूट कैनाल तो अलाउड है, बट वो अलाउड नहीं है, क्या बोलते हैं, वाइटनिंग ऑफ टीथ, वो सब अलाउड नहीं है ये सब चीजें। और तीसरा, अपने जो बोलते हैं ना, मेरे को वो करवाना, लेसिक ऑपरेशन करवाना है, किसके लिए, मेरे आईज के स्पेक्स हटाने के लिए। तो ये सिर्फ एक ही केस में एग्जाम्प्ट हो सकता है, अगर आपका 7.5 माइनस या प्लस से ज्यादा नंबर है आपकी आंखों का। अगर ये केस नहीं है
तो आपके लिए ये अलाउड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह का कॉस्मेटिक ही है। क्यों? क्योंकि आपको आपका चश्मा अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको हटाना है। ठीक है? तो अब मेरी तरफ से पूरी सैलरी खत्म है।